प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको निबंध विधा के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। निबंध आपने सुना है, पढ़ा भी है और लिखा भी होगा। तो निबंध विधा का विकास हिंदी साहित्य के इतिहास में कब से माना गया, तो इसको लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास का जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया था, तो सबसे पहले उन्होंने वीरगाथा काल को माना था। उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा काल इन्होंने भक्ति काल मंगाया था, और भक्ति काल के बाद में तीसरा जो काल था वो रीति काल था, और रीति काल के बाद में आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में आया, जो साहित्य की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमारे यहाँ हिंदी जो पहले यानी पुरानी हिंदी के नाम से भी जानी जाती थी, और इसको कुछ विद्वान अपभ्रंश भाषा भी बोलते थे। अपभ्रंश का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट भाषा, यानी वो ये भाषा थी जिसमें यानी साहित्य बहुत ही कम मात्रा में लिखा गया था, और जो लिखा भी गया था वो उल्टा पुल्टा और साहित्य की दृष्टि से खरा नहीं था। तो सबसे पहले हमें ये जानना भी होगा निबंध को पढ़ने से पहले कि निबंध के क्षेत्र में गद्य का उद्भव और विकास कब से माना गया है। तो हिंदी गद्य का उद्भव यानी विद्वान कहते हैं कि भक्ति काल से ही गद्य विधा प्रारंभ हो गई थी, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य और स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि भक्ति काल में गद्य का विकास हुआ था। हाँ, रीति काल जब आया था तो रीति काल में यानी खड़ी बोली गद्य का विकास हो चुका था, और रीति काल का समय विद्वानों ने संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी तक स्वीकार किया था, और उसके बाद में कहते हैं कि गद्य का विकास हो गया था। और गद्य की जो विधाएं थी, उन विधाओं में अगर आज हम देखें तो गद्य के विभिन्न प्रकार थे, गद्य के जो भेद थे, जो विधाएं थी, उसमें है नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठुमरी है, आलोचना है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, फैंटेक्सी है, पिक्चर है, आलोचना, यानी आदि जो गद्य के भेद प्रभेद किए गए थे, उनमें से निबंध का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गद्य के प्रारंभिक रूप हमें वर्ण रत्नाकर एक रचना थी, कवि गंग की चंद छंद वर्ण की महिमा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, सिंहासन 32, बेताल 25 आदि रचनाओं में हमें हिंदी के गद्य रूप को देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल का विकास हुआ, तो आधुनिक काल में गद्य की जो प्रमुख विधाएं थी वो विधाएं अपने सामने आई, जिसमें से कहानी के बारे में आपने यानी खूब पढ़ा होगा। कहानी के समान ही था निबंध। तो निबंध विधा भी यानी 1843 से प्रारंभ होकर के आज 2020 तक यानी हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार से निबंध लिखे गए हैं। तो वो निबंध किस प्रकार के थे, इसके संबंध में यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंधों का बादशाह कहा जा सकता है। जिस प्रकार से कहानियों का सम्राट मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, उसी प्रकार से निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और निबंध का जब काल विभाजन किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले भारतेंदु युग, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ विद्वान 1850 ईस्वी से लेकर के 1903 ईस्वी तक मानते हैं, और कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतेंदु काल यानी 1843 से 1900 ईस्वी तक का जो काल था, इस काल में हमारे यहाँ गद्य साहित्य में निबंध विधा का विकास हो चुका था। और उसके बाद में कुछ विद्वान कहते हैं कि द्विवेदी युग आया, तो द्विवेदी युग में हमारे यहाँ निबंध बहुत ज्यादा निबंध लिखे गए। तो द्विवेदी युग का भी कुछ विद्वान कहते हैं कि ये 1925 ईस्वी तक यह काल चलता रहा था, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि 1918 ईस्वी तक ही यह काल विद्यमान था। उसके बाद में छायावादी जब काव्य आता है तो यह काल चेंज हो जाता है। तो भारतेंदु युग में यानी हमारे यहाँ कौन कौन से निबंधकार हुए और कौन कौन से विषय पर निबंध लिखे गए, तो उसके बारे में भारतेंदु स्वयं जो एक अच्छे निबंधकार थे,
जो गद्य के एक विशिष्ट लेखक थे, जिन्होंने निबंध के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा था। इसी के समानांतर अगर भारतेंदु के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था तो उसमें चौधरी बद्रीनारायण प्रेमचंद था, प्रताप नारायण मिश्र था, बाल मुकुंद गुप्त है, बालकृष्ण भट्ट है, अंबिका दत्त व्यास है, राधाचरण गोस्वामी है, लाला श्रीनिवास दास है। तो इस प्रकार के लोगों ने भारतेंदु युग में यानी खूब सारे निबंधों की रचना करी थी। और इसके बाद में जब द्विवेदी आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जब हिंदी साहित्य के इतिहास में ये काल आया, तो इस काल में भी यानी बहुत सारे निबंधों की रचना हुई। और इस अगले वाले जो काल में द्विवेदी युग में जो निबंधकार थे, उन निबंधकारों में सबसे इम्पोर्टेंट था गौरी शंकर हीराचंद ओझा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, सेठ गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु, पंडित पदम सिंह शर्मा, पद्मलाल पुन्ना लाल बख्शी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने गद्य के क्षेत्र में बहुत सारे निबंध लिखे थे। यानी अब हम देखेंगे कि उन निबंधों का विषय क्या था। तो जो भारतेंदु युग में निबंध लिखे गए थे, वो निबंध यानी किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी जाति विशेष पर, किसी धर्म विशेष पर, कोई दूसरे विषय पर, कोई धर्म पर, इस प्रकार से यानी निबंध लिखे गए थे। लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो द्विवेदी युग में हमारी जो कमजोरियां थी, हमारा भारत आजाद हुआ नहीं था, तो भारत को आजाद कराने के लिए कई लोगों ने यानी राजनीति को आधार मान करके निबंध लिखे, जिसमें एक शिव शंभू का चिट्ठा एक यानी निबंध था, जिसमें राजनीति को आधार बनाया गया था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो निबंध लिखे गए, उन निबंधों का मुख्य विषय था कि कैसे तैसे भारत को आजाद किया जाए। तो राजनीति का क्षेत्र था, धर्म का क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में यानी किसान और मजदूरों को भी लिया गया। यानी इनकी ओर लेखकों ने ध्यान दिया कि मजदूरों की स्थिति यानी पहले क्या थी और आज क्या हो गई। गरीब जो किसान थे, वो किसानों की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या हो गई। तो गरीब किसानों का और मजदूरों का इस काल में यानी लेखकों ने बहुत सारा खुलासा निबंधों के माध्यम से किया, कहानियों के माध्यम से किया, एकांकियों के माध्यम से किया, नाटकों के माध्यम से किया। और इसी काल में अगर कहानी के क्षेत्र में देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने गरीब किसान और मजदूरों को लेकर के इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी थी, अगर हम उस काल को देखना चाहें तो विद्वान आलोचक कहते हैं कि अगर उस काल में आप जाना चाहते हैं स्वतंत्र भारत में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो कहते हैं कि सीधे सीधे आप प्रेमचंद जी की अंगुली पकड़ लीजिए और प्रेमचंद जी आपको उसी स्थान पर ले जाएंगे जहां दलित, गरीब और मजदूरों की स्थिति क्या थी। तो इसका खुलासा भी यानी कहानियों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, एकांकियों के माध्यम से और उपन्यासों के माध्यम से खूब सारा इसका खुलासा हुआ था। तो ये एक जो लंबी परंपरा थी, भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए थे, वो निबंध विशाल रूप में द्विवेदी युग में लिखे गए। और द्विवेदी के बाद में अगर इन निबंधों का बादशाह अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे निबंध लिखे और इनके निबंधों का विषय यानी छोटे छोटे विषयों को लेकर के था, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, कर्म फल है, इनको ध्यान में रख करके यानी इन निबंधों का विषय चयन किया गया था। इसके बाद में यानी शुक्लोत्तर युग में भी बहुत सारे निबंध लिखे गए थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में भी हिंदी साहित्य में बहुत सारे निबंध लिखे गए थे। अगर इन निबंधों को देखें तो निबंध यानी कई प्रकार के थे, निबंधों की कई विशेषताएं थी। इनमें अगर निबंधों के भेदों को देखा जाए, इनके प्रकारों को देखा जाए, तो हमें कुछ प्रकार से यानी निबंध देखने को मिलते हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, स्वगत कथनात्मक शैली का लिखा गया निबंध है, यात्रा से संबंधित निबंध भी हो सकता है, धर्म से संबंधित निबंध भी हो सकता था। तो इस प्रकार से यानी निबंधों के खूब सारे भेद किए गए थे, जिसमें वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। तो इस प्रकार जो हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य का विकास हुआ था, खड़ी बोली का जो विकास हुआ था, उसके बाद में यानी गद्य की विधाओं में खूब विधा पनपने लगी थी और इनमें निबंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इसके संबंध में द्विवेदी युग
और इससे पहले भारतेंदु युग में बहुत सारे निबंध लिखे गए थे। तो द्विवेदी युग के संबंध में आचार्य द्विवेदी जी के नेतृत्व में शैली के प्रमाणिक रूप स्थिर करने की चेष्टा होती रही। निबंध की सभी शैलियों का विकास हुआ। वर्णनात्मक निबंधों में सजीवता आई, विचारात्मक निबंधों में सैद्धांतिकता और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का बीजारोपण हुआ, भावात्मक निबंधों में भी विकास हुआ, गद्य गीतों का चलन हुआ। सामान्य भावात्मक लेख लिखने वाले अध्यापक पूर्ण सिंह जैसे लेखकों ने बहुत सारा निबंध लिखा। गद्य गीतों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, दिनेश नंदिनी डालमिया आदि की प्रतिभा प्रकट होने लगी थी। भाषा में तत्समता की प्रवृत्ति प्रबल हुई, जिससे भाषा को सामान्य व्यापक रूप मिलने लगा। हरिश्चंद्र युग में तद्भवता की ओर जो प्रवृत्ति थी वह अब न रही थी। तद्भव शब्दों में स्थानीयता रहती है और एक रूपता एवं परिनिष्ठता का अभाव रहता है, किंतु तत्सम शब्दों में ये बातें नहीं होती। विराम और अवतरण चिन्हों आदि के प्रयोग पर आग्रह होने लगा था। यह सब इस युग के निबंधकारों के कर्तव्य का परिणाम ही था। द्विवेदी युग के निबंध सामान्यतः विचार प्रधान ही हैं। भारतेंदु युगीन निबंधों की भांति इनमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अंकन नहीं मिलता। हास्य और व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह तथा गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष में व्यक्तिगता का प्रस्फुटन नहीं मिलता। मौलिकता है, नवीनता है एवं ताजगी भी इनमें नहीं है। वस्तुतः ये निबंध कम ही हैं, विचारों के संग्रह अधिक हैं। व्याकरण की दृष्टि से अवश्य इन निबंधों की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित हुई। अगर निबंधों को देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य में बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक और आलोचक हुए हैं, उन्होंने निबंधों के 5 प्रकार बताए हैं। जैसे विचारात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है, आत्मपरक निबंध है। तो इस प्रकार से यानी निबंधों का अगर भेद प्रभेद किया जाए तो इसमें अनेक प्रकार के यानी भाव और विचार उभर करके आते हैं। तो जो निबंध विधा यानी आधुनिक काल में 1843 से शुरू होकर के आज 2020 तक चलती रही है, इस परंपरा में यानी अगर कालों को देखा जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, अगर वैसे देखा जाए तो छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद में भी यानी निबंध लिखे गए। लेकिन निबंधों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है तो वो आचार्य शुक्ल। तो शुक्ल को आधार मान करके भी हम निबंधों का काल विभाजन कर सकते हैं। जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग यानी आचार्य शुक्ल के बाद में जो लिखे गए थे निबंध, वो निबंध और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे गए हिंदी साहित्य के निबंध। तो इस प्रकार से निबंधों का हम भेद कर सकते हैं और वो उनकी एक लंबी परंपरा थी जिसमें भाव और विचार यानी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रस्तुत हुए थे। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको निबंधों के बारे में जानकारी दी। तब तक के लिए बस इतना ही।